हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नीटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपका की फीचर्स होगा कि मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन के अपने हाइलाइट्स और इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो भी मैंने मार्क किए हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से लाइन से नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी। और एक लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वन शॉट लेक्चर जैसा ही है ये, मैं सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करूंगा और उसको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी हम बकवास की बातें नहीं करेंगे और यहाँ पे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना टाइम सिर्फ अपने प्रिपरेशन और कंसेप्ट बिल्डअप पे ही फोकस करें। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर फर्स्ट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकोमोशन मीन्स कि वन प्लेस टू अदर प्लेस अगर हम मूवमेंट करते हैं तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन मूवमेंट जो होती है वो सिर्फ बॉडी ऑर्गन की होती है। सिंपल से लाइन में आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट मीन्स कि वैसी मूवमेंट जिसमें प्लेस चेंज नहीं होता है, मीन्स कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट की मूवमेंट होती है। यहाँ पे लोकोमोशन में मूवमेंट के थ्रू वन प्लेस से अनदर प्लेस तक हम मूव। यहाँ पे लोकोमोशन टर्म से क्लियर है कि यहाँ पे जो है वो लोकेशन चेंज हो रहा है, लेकिन मूवमेंट में नो चेंज इन लोकेशन, नो चेंज इन लोकेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी क्लियर किया हुआ है, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। हमने ऑलरेडी पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में कि मूवमेंट जो होता है एक सिग्निफिकेंट फीचर्स होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट जो है ये एक कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल और प्लांट दोनों में मूवमेंट प्रेजेंट होता है। मूवमेंट की बात है, लोकोमोशन की बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन देखा गया क्या कि लोकोमोशन एनिमल में तो प्रेजेंट होता है, जनरली एनिमल्स में लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। तो हमें समझ में आया कि जो लोकोमोशन एनिमल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो आप मान लो आपके पास एक अमीबा है और इस अमीबा के पास आपको पता है कि साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिसको आप बोल सकते हो। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ऑब्वियसली बात है केमिकल के एक्सचेंज होते रहते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह रहते हैं। तो जो भी केमिकल्स का एक्सचेंज होना या फिर सेल ऑर्गेनेल के साथ केमिकल का एक्सचेंज होना, वो सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को आप रिमूव करोगे तो प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। मींस इस प्रोटोप्लाज्म में जो भी एक्सचेंज हो रही है उसके लिए एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। ये हम देखेंगे किस ऑर्गेनिज्म में सिलिया होता है, किस ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म में टेंटिकल होता है जिसके द्वारा मूवमेंट शो होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्ब, जॉ, आईलिड एंड टंग। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस। मूवमेंट ऑफ लिम्ब, अब लिम्ब के मूवमेंट की वजह से हमारा लोकेशन चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम बैठे हुए और फिर लिम्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो लोकेशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन हम स्टैंडिंग पोजीशन में हम चाहे तो लिम्ब के मूवमेंट के थ्रू अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जॉब के मूवमेंट से आप देख सकते हो, जॉब के मूवमेंट से हमारा पोजीशन चेंज होता है क्या, नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। तो जॉब में सिर्फ मूवमेंट होती है। आईलिड, आईलिड में भी सिर्फ मूवमेंट होती है, इसकी वजह से हमारा पोजीशन चेंज नहीं होता है। एंड टंग की वजह से भी हमारा पोजीशन चेंज नहीं होता है। मीन्स कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं लेकिन हर एक मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन नहीं होता है। लेकिन कुछ मूवमेंट्स की वजह से लोकोमोशन होता है, तो हम ये कह सकते हैं सच वॉलेंटरी मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। जिसमें कि आपको पता है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर सम एग्जांपल ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ये लोकोमोटरी मूवमेंट आप समझ गए होंगे कि वो मूवमेंट जिसकी वजह से लोकोमोशन होता है उसको हम लोकोमोटरी मूवमेंट बोलते हैं। ऐसा कोई लोकोमोशन नहीं होता है जो मूवमेंट के थ्रू नहीं होता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम सिलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रो साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल एज। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे पैरामीशियम है और पैरामीशियम के पास एक साइटोफेरिंग्स होता है जिसको हम माउथ ऑफ पैरामीशियम भी बोलते हैं। तो साइटोफेरिंग्स होता है, इसके पास भी सीलिया होता है। तो साइटोफेरिंग्स के पास हमने देखा कि छोटे छोटे ऐसे सीलिया प्रेजेंट है और ये सीलिया हेल्प करते हैं ताकि फूड पार्टिकल जो है वो आउटसाइड से इनसाइड मूव कर सके। तो प्रोटोप्लाज्म में फूड को लाने के लिए हेल्पफुल होता है कौन सा, साइटोफेरिंग्स का सीलिया। लेकिन पैरामीशियम में एक चीज और देखा गया क्या कि इसके बॉडी पे भी फुल बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम के फुल बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सीलिया इसके लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। मींस कि पैरामीशियम के जो बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होता है वो पैरामीशियम के लोकेशन
चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बना है कि सीलिया से सिर्फ लोकोमोशन ही होगा और सीलिया में कोई मूवमेंट नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर सीलिया में मूवमेंट नहीं होगी तो सोचो सीलिया में मूवमेंट नहीं होगी तो इसके थ्रू लोकोमोशन कैसे होगा। विदाउट मूवमेंट कोई भी लोकोमोशन पॉसिबल नहीं होता। तो अगला एग्जांपल भी देखते हैं। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। वी यूज लिम्ब फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल एज। मतलब ह्यूमन बॉडी जो भी है हम अपना पोस्चर चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करते हैं, लिम्ब की मूवमेंट करते हैं एंड हम अपने लोकोमोशन के लिए भी हम लिम्ब का मूवमेंट करते हैं। एक मूवमेंट होता है और एक लोकोमोशन, ये दोनों ही टर्म आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बिना किसी मूवमेंट के लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। द above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि all locomotion are movement, जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्ब का मूवमेंट किया तो हमारा लोकोमोशन हो। बिना लिम्ब के मूवमेंट से लोकोमोशन पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। देन देखा गया क्या कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सपोज मान लो आप बैठे बैठे पैर को हिला रहे हो तो आपका लोकोमोशन होगा क्या? नहीं होगा। या फिर बैठे बैठे अपने हाथ पैर को इधर उधर कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो आपका लोकोमोशन होगा क्या? नहीं होगा। मीन्स कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अब इस पॉइंट को क्लियरली आप समझ गए होंगे। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वैरी विद देयर हैबिटेट एंड द डिमांड ऑफ सिचुएशन। दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन और एस्केप फ्रॉम एनिमी और प्रेडेटर। हर एक पॉइंट आपको पता है कि हमारा लोकोमोशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमें फूड के लिए जाना होता है तो हम लोकोमोट करके जाते हैं। अगर हमें घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, या फिर सपोज मान लो आप कोटा में हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपके गांव में है तो फिर आपको कोटा से आपको गांव जाना पड़ेगा। लेकिन भाई एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको, अगर आप कोटा में रह रहे हो और कोटा में रह के पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको मेडिकल कॉलेज में जाना ही है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाना, और आपको लग रहा है कि नहीं गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर से तो फिर MBBS कॉलेज को भूल जाना। नेक्स्ट है फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे मन नहीं लग रहा है या फिर थोड़ा गर्मी लग रही है तो आप कोटा के सिटी मॉल में चले जाते हो या फिर मार्केट में घूमने चले जाते हो। मीन्स कि आप अपने फेवरेबल कंडीशन और क्लाइमेट के लिए मूवमेंट करते हो तो उस मूवमेंट से लोकोमोशन होता है। एंड देन एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रीडेटर। सपोज मान लो आप सिटी मॉल में गए और सिटी मॉल में जाने के बाद आपकी एक्स मिल गई, आपने उसको बोला था कि नहीं अब इस बार मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो फिर आप सिटी मॉल में उसको देखते ही भागोगे। मीन्स कि एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रीडेटर। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप ऑफ मूवमेंट। जो टाइप ऑफ मूवमेंट है जिसमें कि सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन, ह्यूमन बॉडी की बात करें, सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसमें कि फर्स्ट है एमीबॉयड, सेकंड है सिलियरी और थर्ड है मस्कुलर। इसी मूवमेंट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि एमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट में देखा गया क्या सूडोपोडिया फॉर्म होता है इन बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हम देखेंगे जो कि अमीबा टाइप में होता है, एंड सो बाई माइक्रोफेजेस, जो हमारे बॉडी में माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट होते हैं एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। देन सिलियरी मूवमेंट NCERT में जो है वो आपको ध्यान रखना है। देन मस्कुलर मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं होता है तो ये लाइन कट कर देना। मेनली थ्री मूवमेंट होती है, एमीबॉयड, सिलियरी और मस्कुलर। चलो तो अगला पॉइंट देखते हैं। सम स्पेशलाइज सेल इन आवर बॉडी लाइक माइक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट इन ब्लड, ये ब्लड के टाइप्स हैं माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, एग्जिबिट एमीबॉयड मूवमेंट। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, जो माइक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट है इनकी मूवमेंट जो होती है एमीबॉयड होती है। सपोज मान लो ये एक इरेगुलर अमीबा है तो ये क्या करेगा, ये अगले स्टेप में एक सूडोपोडिया फॉर्म करेगा, मतलब ऐसे, ये सूडोपोडिया, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया फॉर्म किया, सूडोपोडिया के हेल्प से ये आगे की तरफ मूव करता है। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो सूडोपोडिया फॉर्म होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग वजह से बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन एमीबॉयड मूवमेंट। ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये दो पॉइंट आप। अगला पॉइंट है सिलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ऐसे कौन से ऑर्गन है भाई जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है, तो हमने देखा कि जो ट्रैकिया होता है हमारा, ट्रैकिया के अंदर सिलिया प्रेजेंट होता है। तो द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया help us in removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along the atmospheric air। ट्रैकिया में जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग द एटमॉस्फेरिक एयर। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या फिर फॉरेन मतलब
हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या फिर फॉरेन सब्सटेंस हो गए या फिर डस्ट पार्टिकल हो गए जो भी इनहेल्ड हो जाते हैं, वो ट्रैकिया में प्रेजेंट सीलिया के द्वारा वो रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो ट्रैकिया होता है हमारा वो सिलिएटेड होता है और ट्रैकिया में सिलियरी मूवमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेड बाई सिलियरी मूवमेंट। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे हमने ये आपको ध्यान रखना है कि जो पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज फैसिलिटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। और सिलियरी मूवमेंट कहाँ होता है? पैसेज ऑफ ओवा। आपने पढ़ा होगा कि एक फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे फिम्बरी होता है और फिम्बरी से ये यूटरस में ओवा जाता है। तो यहाँ पे ओवा कलेक्ट हुआ। अब ओवा कलेक्ट हुआ तो यहाँ से ओवा कलेक्ट होने के बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो सिलिएटेड होता है, यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होता है। जो सिलिया है यहाँ पे ओवम कलेक्ट करने के बाद ये ओवम सिलियरी मूवमेंट के हेल्प से यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, पहले तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुँचता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट जब बन जाता है तो उसकी मूवमेंट यूटरस में होती है जो कि सिलिएटेड होती है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो कि फैलोपियन ट्यूब होता है। हमने देखा कि फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी मूवमेंट होती है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब सिलिएटेड होता है। देन आपको ट्रैकिया याद रखना है, ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी मूवमेंट होती है और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब और टंग आर रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट। इसलिए बात है हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल लिम्ब की मूवमेंट, जॉ की मूवमेंट या टंग की मूवमेंट, सभी मूवमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड चाहिए? ये मसल मूवमेंट। इसकी मसल के मूवमेंट के हेल्प से ही इनकी मूवमेंट होती है। The contractile property of muscle are effectively used for locomotion and other movement by human being and majority of multicellular organism. So in this chapter, you will learn about the type of muscles and their structures and mechanism of their contractions, how muscles work, and importance aspect of the skeletal system. The study of muscles is known as myology or sarcology, and all the muscles develop from mesodermal. These 2 points, the study of muscles is known as myology and sarcology, and all the muscles develop from mesodermal. But there is exceptions of muscles of iris, ciliary bodies, and myothelial cell of sweat gland is developed from ectoderm. So now we will study about muscles, type of muscles, their structure and mechanism of their contractions, and importance aspect of skeletal system. So first of all, we are going to see type of muscles. Muscles is a specialized tissue of mesodermal origin, और ये बहुत बार नीट में आ चुका है तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। About 40 to 50% of the body weight of the human adult contributed by muscles. ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो ह्यूमन बॉडी वेट होता है उसमें 40 to 50% जो वेट होता है वो मसल्स का वेट होता है। मसल्स में मूवमेंट क्यों होता है? मसल्स की मूवमेंट मसल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से होती है। जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं 4 होते हैं। फर्स्ट होता है एक्साइटेबिलिटी, सेकंड होता है कंट्रैक्टिबिलिटी, एंड थर्ड होता है एक्सटेंसिबिलिटी, एंड फोर्थ होता है इलास्टिसिटी। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मसल की 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, extensibility and elasticity. Then muscles have classified using different criteria. First, नेमली लोकेशन कि मसल्स आपके बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड, अपीयरेंस, मसल का अपीयरेंस कैसा है। देन नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी कि कौन से नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड है। सो अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे मसल्स 3 टाइप के हैं। फर्स्ट स्केलेटल, सेकंड विसरल एंड थर्ड कार्डियक। एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, मीन्स कि हमारे स्केलेटल सिस्टम जो होता है बोन सिस्टम, स्केलेटल बोन से स्केलेटल मसल अटैच होती है, इसलिए इसका नाम है स्केलेटल मसल्स। देन दे हैव स्ट्राइप अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम जो दिख रही है स्केलेटल मसल्स की है। यहाँ पे स्ट्राइप दिख रही है आपको मसल्स के साथ, इसको स्ट्राइसन बोलते हैं। स्केलेटल मसल में स्ट्राइसन प्रेजेंट रहता है, आपको ध्यान रखना है। इस वजह से इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, मीन्स कि हमारे विल पावर पर डिपेंड करता है। हम मसल्स को अपने विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इस मसल्स का एक और नाम है वॉलंटरी मसल्स। देन दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। और जितने भी स्केलेटल मसल्स है ऑब्वियसली बात है ये हमारे विल पावर पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमारे विल पावर के साथ लोकोमोटरी एक्शन प्राइमरली इन्वॉल्व रहते हैं एंड बॉडी पोस्चर को चेंज करने में इन्वॉल्वमेंट रहती है। ध्यान रखना, प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। अब यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, ये आपको याद रखना है स्केलेटल मसल का डायग्राम है जो कि स्ट्रेटेड होता है। नेक्स्ट है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मीन्स कि विसरल मसल्स जितने भी हमारे बॉडी के इनर वॉल के अंदर हॉलो विसरल ऑर्गन जो हैं वो सभी के सभी विसरल मसल्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल एंड
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मीन्स कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, और विसरल ऑर्गन्स विसरल मसल्स से बनी होती है। तो जैसा कि हमने देखा था स्केलेटल मसल के पास स्ट्राइप होता है, लेकिन ये जो विसरल मसल्स होता है इसके पास स्ट्राइप प्रेजेंट नहीं होता है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइसन, स्मूथ इन अपीयरेंस। इसके स्मूथ अपीयरेंस की वजह से इसका एक और नाम है स्मूथ मसल्स, या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोल सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कि विसरल मसल्स में स्ट्राइसन स्ट्राइप प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, और इसकी अपीयरेंस स्मूथ होती है इसलिए इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, मीन्स कि हम इसको अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते, आर देयरफॉर नॉन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। विसरल मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो हमारा स्टोमक है, हम स्टोमक को नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो फूड को डाइजेस्ट करे या नहीं करे। स्टोमक का जो कंट्रोल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहता है, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस से कनेक्टेड रहता है, वो हम नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गेमिट थ्रू द जेनाइटल ट्रैक। आप समझ सकते हो कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो विसरल मसल के थ्रू होता है, जिसमें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम फूड इनगल्फ करते हैं तो फूड इनगल्फ होते ही इसोफेगस में जाता है, और इसोफेगस के कंटेक्ट में फूड आते ही वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट एंड थर्ड मसल्स है कार्डियक मसल्स। तो इसके नाम से ही क्लियर है, कार्डियक मसल्स मीन्स ये हार्ट का मसल्स होता है, द मसल्स ऑफ हार्ट, इसलिए इसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल सेल असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग पैटर्न होता है, ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, इसका एंड जो होता है वो टैपरिंग एंड बोलते हैं इसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टैपरिंग एंड होता है स्मूथ मसल्स का। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो स्ट्रेटेड मसल है, स्केलेटल मसल है, और कार्डियक मसल्स है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि ये जो स्केलेटल मसल्स है ये वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है, और ये कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है। सो बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी। मींस नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम, हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विसरल मसल्स को कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक मोटर और सेंसरी, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोनोमिक में मोटर और सेंसरी होते हैं। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है ये बात कर रहा है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता। विल पावर के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी तक हमने देखा कि मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। हमने तीनों में डिफरेंस देखा, और ये तीनों का डायग्राम आपको याद रखना है। ये स्केलेटल मसल्स है, ये स्मूथ मसल्स है, और ये कार्डियक मसल्स है। इसमें मेन डिफरेंस आपको याद रखना है कि ये स्मूथ मसल्स है, स्मूथ इन अपीयरेंस होता है, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस होता है। कार्डियक मसल्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये ब्रांच्ड मसल होता है, स्ट्रेशन होता है। स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स में ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ मसल्स। अब हम इस चैप्टर में स्पेशली स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीन्स कि अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल या फेसिकल। मीन्स कि जितने भी स्केल, मान लो कि ये स्केलेटल मसल है, तो ये जो स्केलेटल मसल है ये मसल बंडल से मिलकर बना होता है, या फिर उसी को बोलते हैं फेसिकल। तो यहाँ पे आपको छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे बॉक्स को कंबाइन करके बना हुआ जो बंडल है इसको बोलते हैं फेसिकल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्केलेटल मसल में बहुत सारे फेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फेसिकल के अंदर जब आप देखोगे तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं मसल फाइबर। मीन्स ध्यान से समझो कि जो फेसिकल है या फिर मसल बंडल जिसको बोलते हैं, ये सारे कंबाइंड होके हमारा स्केलेटल मसल बनाता है। हम एक फेसिकल को लेते हैं, ये एक फेसिकल है। अब ये जो फेसिकल है, ये फेसिकल जो है वो मसल फाइबर से मिलके बना होता है। आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है वो मसल फाइबर है। मीन्स बहुत सारे मसल फाइबर जो हैं वो मिलके मसल बंडल बनाते हैं। बहुत सारे मसल फाइबर मिलके फेसिकल या मसल बंडल बनाते हैं, और बहुत सारे फेसिकल या बंडल मिलके स्केलेटल मसल बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से लेयर्स हैं और क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है, तो उसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। पहले इस डायग्राम को समझते हैं कि सपोज मान लो ये हमारा बोन है, बोन से ये मसल अटैच्ड है। मसल का जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं इपीमाइसियम, और इपीमाइसियम के अंदर एक लेयर होती है, ये जो आप लेयर देख सकते हो, इस लेयर के अंदर फेसिकल कंबाइंड रहता है। अब हम इस फेसिकल को बाहर निकालते हैं। मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको वो फेसिकल की दिख रही है। तो फेसिकल जो होता है, फेसिकल का जो एक कवरिंग होती है जिससे मसल फाइबर निकलते हैं। अब ये जो मसल फाइबर दिख रहे हैं आपको छोटे
छोटे छोटे, ये भी एक कंबाइंड रहते हैं लेयर से, जिसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। इसी को आप शॉर्ट में समझोगे तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा कि सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसको बोलते हैं इपीमाइसियम, और इपीमाइसियम के अंदर ये जो कवरिंग दिख रही है, इपीमाइसियम के अंदर वाली कवरिंग, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। एंड पेरीमाइसियम के अंदर ये एक कवरिंग दिख रही है जो कि मसल फाइबर को बाइंड करके रखती है, इसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। तो आपको ध्यान रखना है, आउटर इपीमाइसियम, बीच में जो होता है पेरीमाइसियम, और जो मसल फाइबर को एक साथ कंबाइन करता है उसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझना है कि इपीमाइसियम क्या होता है, देन पेरीमाइसियम क्या होता है, एंड इंडोमाइसियम क्या होता है। मैंने इसको कलर से बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। मसल फाइबर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल, वो हम आगे देखेंगे कि मायोफिब्रिल क्या होता है। सो एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। मीन्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि मसल बंडल जो है वो नंबर ऑफ मसल फाइबर से बने होते हैं। एंड ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मसल फाइबर है, ये छोटा छोटा मसल फाइबर दिख रहा है, ये जो मसल फाइबर है इसको हम बाहर निकालते हैं तो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सार्कोलीमा। ध्यान रखना, मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलीमा। एंड सार्कोलीमा इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, सार्कोलीमा के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। देन मसल फाइबर इज सिंसियम एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। और सिंसियम क्यों बोलते हैं, सपोज मान लो ये एक मसल फाइबर है, तो इस मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको सिंसाइसियम कहते हैं। देन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट रहता है कहाँ, जो सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्म में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्म में, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है। कैल्शियम आयन का क्या काम होता है मसल कंट्रैक्शन में, आगे हम देखेंगे। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल। अब ये पॉइंट आपको समझना है कि जो मसल फाइबर होता है उसमें पैरेलल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, पर उस फिलामेंट को हम कहते हैं मायोफिब्रिल। यहाँ पे देखो बहुत सारे पैरेलल ऐसे फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं, उस फिलामेंट को हम बोलते हैं मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। जो मायोफिब्रिल होता है हम उसको आगे डिटेल में देखेंगे कि सपोज मान लो ये एक फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट में डार्क और लाइट बैंड होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ समझो कि ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। सो हम इस चीज़ को आगे देखेंगे, लाइट और डार्क बैंड कैसे प्रेजेंट होते हैं। ए डिटेल स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल हैज एस्टेब्लिश्ड दैट स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो अपीयरेंस दिख रहा है डार्क और लाइट का, ये दो प्रोटीन की वजह से होता है, एक एक्टिन बोलते हैं और दूसरे को मायोसिन बोलते हैं। एक्टिन और मायोसिन वजह से ये जो स्केलेटल मसल है स्ट्राइप की तरह दिखता है, और इसी वजह से स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, और इसका अपीयरेंस भी स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन। अब आपको ध्यान रखना है कि लाइट बैंड मीन्स एक्टिन, कॉल्ड आई बैंड। लाइट बैंड जैसे ही समझ में आए तो लाइट मीन्स एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन है और मायोसिन प्रोटीन है। लाइट मतलब एक्टिन प्रोटीन, याद रख लो, लाइट मीन्स एक्टिन प्रोटीन, और इसको बोलते हैं आई बैंड। ठीक है, लाइट बैंड मीन्स एक्टिन प्रोटीन से बना होता है और इसको आई बैंड बोलते हैं। जो आई बैंड होता है ये आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से ही बना होता है। आपको ध्यान रखना है, लाइट बैंड का नाम है आई बैंड, और आई बैंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसको आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लाइट बैंड को। ठीक है, लाइट बैंड जिसका नाम आई बैंड है और आई बैंड आइसोट्रॉपिक होता है, मीन्स आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब ये, आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब आई बैंड जो है या फिर लाइट बैंड जो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से ही बना है, इसमें दूसरा कोई प्रोटीन नहीं है, इसलिए इसको आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा बैंड है डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड या फिर एन आइसोट्रॉपिक बैंड। अब यहाँ पे एन आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो डार्क बैंड है वो एन आइसोट्रॉपिक है, मीन्स कि जो डार्क बैंड है या ए बैंड है ये एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक फिलामेंटस प्रोटीन होता है। फिलामेंट मतलब फिलामेंट धागे लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिलामेंटस प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, मान लो ये मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर मैंने बताया कि ये मायोफिब्रिल से मिलके बना होता है। मायोफिब्रिल जो कि पैरेलली अरेंज होता है। मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा, एंड इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर देखो, आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है।
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, तो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं। और इसके अंदर एक पैरेलल ऐसे स्ट्रक्चर फाइबर्स होते हैं, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, अब मायोफिब्रिल जो होता है, मायोफिब्रिल में देखा गया क्या कि मायोफिब्रिल पे डार्क और लाइट बैंड दिख रही है। जैसे एक हमने मायोफिब्रिल ले लिया, मायोफिब्रिल में देखा गया क्या कि यहाँ पे देखो, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न में ये पैटर्न जो है वो लाइट दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट बैंड। एंड जो दूसरा पैटर्न है, आप देख सकते हो यहाँ का जो पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न जो है वो डार्क दिख रहा है, इसलिए इस पैटर्न को डार्क बैंड बोला गया। और फिर से देखा गया क्या कि आगे जो पैटर्न है वो हमें लाइट दिख रहा है। हमने क्या देखा, मायोफिब्रिल है, ये लाइट डार्क लाइट लाइट डार्क लाइट ऐसे अल्टरनेट बैंड से बना हुआ है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो बैंड है वो कैसा दिखता है और कैसे मसल कंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। अब ये पॉइंट आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो आपको मायोफिब्रिल दिख रहा है, मायोफिब्रिल कहाँ होता है, तो ये होता है मसल फाइबर के अंदर जो कि पैरेलली अरेंज होता है। तो हमने एक मायोफिब्रिल को बाहर निकाला और इसमें देखा, इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी जो कि पैरेलली अरेंज है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है पैरेलल है, और आपको दिख रहा है कि ये लॉन्गिट्यूडनल भी है, मीन्स कि इसी के डायरेक्शन में आपको ये फिलामेंट दिख रही है, जो कि जिसको हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि एक्टिन प्रोटीन कौन सा होता है और मायोसिन प्रोटीन कैसे होते हैं और इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। अगर आपको अभी ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ टाइम के लिए आप होल्ड करो, आगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट। अब जो मायोफिब्रिल है इसमें जो फिलामेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो थिनर फिलामेंट होता है उसको एक्टिन बोलते हैं और जो थिकर फिलामेंट होता है उसको मायोसिन बोलते हैं। अभी तक आप याद रखो, थिन मतलब एक्टिन, थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन। चलो तो अभी कुछ पॉइंट्स डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी की लाइन से कवर करेंगे। तो सपोज मान लो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है जो कि मायोफिब्रिल का है, इसको हमने एक साइड से देखा, इस साइड से देखा। तो जब हम एक साइड से इसको देखेंगे तो ये डायग्राम आपको इस डायग्राम के तरह दिखेगा, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि ये जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड को हम क्या बोलते थे, आई बैंड बोलते थे। और यहाँ पे एक डार्क बैंड दिख रहा है, जिस डार्क बैंड को हम ए बैंड बोलते थे। यहाँ तक क्लियर है आपको। अभी मैंने ये भी बताया कि जो आई बैंड है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, और जो ए बैंड है ये एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन से बना होता है। इस वजह से ए बैंड को हम एनआइसोट्रोपिक बोलते थे और आई बैंड को आइसोट्रोपिक बोलते थे। यहाँ तक आपको समझ में। आगे का पॉइंट समझते हैं कि जो आई बैंड है, आई बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर होता है, आई बैंड के मिडिल में एक इलास्टिक फाइबर होता है, इस इलास्टिक फाइबर को हम जेड लाइन बोलते हैं। अभी तक आप सिर्फ इतना समझो कि आई बैंड के बीच में जो एक इलास्टिक फाइबर होता है इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। वैसे ही यहाँ पे ए बैंड जो दिख रहा है, इस ए बैंड के बीच में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इस इलास्टिक मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एम लाइन। आई बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन, और ए बैंड के बीच में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे कि आई बैंड में एक्टिन प्रोटीन कैसे होता है और ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन कैसे होता है। तो इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि ये जो एरिया दिख रही है ये एरिया है आई बैंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आई बैंड में ये एक जेड लाइन दिख रहा है, जेड लाइन में इलास्टिक फाइबर जो है ये जेड लाइन दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको समझना है कि ये जो दिख रही है स्ट्रक्चर ये है एक्टिन प्रोटीन। ये जितनी भी स्ट्रक्चर व्हाइट कलर की दिख रही है इसको बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एक्टिन प्रोटीन है ये जेड लाइन से जुड़ी हुई है। एक्टिन प्रोटीन जो है वो जेड लाइन से जुड़ी हुई है। एक्टिन प्रोटीन याद रखो अभी जेड लाइन से जुड़ी हुई है। अभी सिर्फ इतना ही समझो। तो हमने देखा कि जो आई बैंड है, आई बैंड में देखो ये है आई बैंड जो कि यहाँ पे लाइट कलर में दिख रहा था। तो आई बैंड में आप खुद देखो ना, आई बैंड में जो प्रोटीन दिख रही है ये प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन। आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन ही तो दिख रही है। समझ में आया क्या? और एक्टिन प्रोटीन किससे जुड़ा हुआ है? इलास्टिक फाइबर, जिसको जेड लाइन बोलते हैं। तो आई बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन ही दिख रही है। ये जो एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं डार्क बैंड। अब इस डार्क बैंड में मैंने आपको बताया कि इसका नाम है ए बैंड और ये बना होता है एक्टिन और मायोसिन से। मीन्स आपको मैंने बताया कि ये एक्टिन प्रोटीन है जो कि ये जेड लाइन से जुड़ के आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ए बैंड में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इस इलास्टिक मेम्ब्रेन से एक प्रोटीन जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। अभी आप ये ध्यान रखो, ये ए बैंड में बीच में जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है इससे एक प्रोटीन जुड़ी रहती है जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। ये है मायोसिन, ये है मायोसिन, और ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिन है,
ठीक है, एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट जो कि थिन है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि जो ए बैंड का एरिया है, ए बैंड देखो, ए बैंड के एरिया में आपको दो प्रोटीन दिख रही है, दो फिलामेंट दिख रहे होंगे, एक थिक और एक थिन। ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन थिक थिन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बैंड में आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बताया था कि ए बैंड जो है वो एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन से बने होते हैं। फिर वैसे ही आई बैंड के बाद ए बैंड, ए बैंड के बाद फिर से आपको यहाँ पे आई बैंड आ जाता है। तो अल्टरनेट करके ये जो फिलामेंट है वो आपको मायोफिब्रिल में दिखते हैं। इस डायग्राम का एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो ये है कि सपोज मान लो ये आई बैंड है, आई बैंड के मिड में मैंने बताया था कि जेड लाइन होती है जिससे एक्टिन प्रोटीन जुड़ा रहता है। एंड हमने देखा कि जो ए बैंड है, ए बैंड के बाद फिर से आई बैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आई बैंड और ए बैंड जो है अल्टरनेट है, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। तो आई बैंड में देखो ये आई बैंड का जेड लाइन और दूसरा ये जो आई बैंड का जेड लाइन है, इसके बीच का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या होता है? तो सार्कोमियर द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रेक्शन। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो सार्कोमियर है इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। सार्कोमियर को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, मीन्स ए वन सार्कोमियर मीन्स वन यूनिट। तो वन सार्कोमियर को देखो यहाँ इस आई बैंड के जेड लाइन और इस आई बैंड के जेड लाइन में क्या दिख रहा है आपको? तो पहले दिख रहा है कि आई बैंड का हाफ आई बैंड का हाफ मीन्स हाफ आई लिख दिया। देन ये ए बैंड पूरा आ गया इस सार्कोमियर में, तो ए लिख दिया। एंड फिर से यहाँ पे देखो इस जेड लाइन के पहले यहाँ पे आपको हाफ आई दिख रहा है, मीन्स कि वन सार्कोमियर यूनिट में हाफ आई प्लस कंप्लीट ए एंड हाफ आई, इस सार्कोमियर को बोलते हैं यूनिट ऑफ कंट्रेक्शन। इसी की वजह से कंप्लीट मसल का कंट्रेक्शन होता है। कैसे कंट्रेक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी डायग्राम हम देख रहे हैं ये रेस्टिंग स्टेज में देख रहे हैं। रेस्टिंग स्टेज मतलब कि मसल अभी रिलैक्स स्टेज में है, तो आपको ऐसी डायग्राम दिखती है। मीन्स कि अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको समझना है कि जैसे देखो ये आई बैंड है, आई बैंड में मैंने बताया था कि ये जो एरिया है आई बैंड है, इसके बीच में आपको जेड लाइन है, ये एक्टिन प्रोटीन है। एंड हमने देखा कि जो ये ए बैंड है, ए बैंड में हमने देखा कि दोनों प्रोटीन होता है, ये एक्टिन और ये मायोसिन, ये एक्टिन और ये मायोसिन। लेकिन यहाँ पे ए बैंड में एक आपको जोन दिख रहा होगा, ये एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन दिख रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन दिख रहा है, इस एरिया को बोलते हैं एच जोन। अब ये एच जोन कैसे बनता है? तो एक्चुअल में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो एक्टिन प्रोटीन है इससे कंबाइंड होके यहाँ तक आ जाता है और ये एच जोन डिसअपियर हो जाता है। मीन्स कि ये सिर्फ अभी रिलैक्स स्टेज का डायग्राम हम देख रहे हैं, तो ये सिर्फ रिलैक्स स्टेज में ही दिखता है। जब कंट्रेक्शन स्टार्ट होता है तो ये एक्टिन प्रोटीन यहाँ तक आ जाता है और ये एक्टिन प्रोटीन यहाँ तक आ जाता है, मीन्स एच जोन डिसअपियर्ड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए बैंड के बीच में एक एरिया होती है जहाँ पे एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर ओवरलैप नहीं रहता है। मतलब कि यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है। सो दिस जोन इज कॉल्ड एच जोन। तो चलो हमने इस डायग्राम के सारे पॉइंट समझ लिए। हमने ये भी समझ लिया है कि ये रिलैक्स स्टेज का डायग्राम है। तो रिलैक्स स्टेज में आपको क्या दिख रहा है? आई बैंड दिख रहा है, ए बैंड दिख रहा है, जेड लाइन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एच जोन दिख रहा है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हम जब कंट्रेक्शन में पढ़ेंगे तो कंट्रेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें अपीयर होती है और कौन सी चीज़ें डिसअपियर हो जाती है, वहाँ से हमें कोरिलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखो। अब एनसीईआरटी की लाइन हम एक एक करके कवर करते हैं, आपको सारी पॉइंट समझ में आएगी। हमने डायग्राम से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अगला पॉइंट है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन, ठीक है, विच बाइसेक्ट इट। ऑब्वियसली बात है, जो जेड लाइन है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब मिडिल में ही होता है और वो आई बैंड को हाफ हाफ डिवाइड करता है। द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन। जैसे मैंने बताया था थिन फिलामेंट से याद रखना एक्टिन प्रोटीन, तो थिन फिलामेंट इस जेड लाइन से अटैच होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये जेड लाइन है और ये थिन फिलामेंट है, तो जेड लाइन से थिन फिलामेंट अटैच रहता है। देन द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइबरस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो आपको ये समझना है कि जो थिक फिलामेंट होता है, यहाँ पे हमने देखा थिक फिलामेंट मतलब आपको ध्यान रखना मायोसिन, जो कि ए बैंड में होता है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते थे एम लाइन, और एम लाइन से अटैच्ड होता है, ये जो एम लाइन है, एम लाइन से अटैच होता है मायोसिन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। द ए बैंड एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। ये जो मायोफिब्रिल का लेंथ आप देख रहे हो, जितना लंबा मसल्स होता है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनली मायोफिब्रिल अरेंज होता है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल मायोफिब्रिल में यहाँ पे आपको आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ऐसे कंप्लीट लेंथ वाइज आपको डार्क और लाइट बैंड का अल्टरनेट पैटर्न दिखेगा। तो अगला पॉइंट है, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन
टू सक्सेसिव जेट लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सार्को। जैसा कि मैंने बताया था, दो सक्सेसिव जेट लाइन के बीच में जो पोर्शन दिख रही है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सार्कोमियर, और सार्कोमियर जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन होता है। देन इन रेस्टिंग स्टेज, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप्ड द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। तो आप देख सकते हो कि जो रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज में ये जो एक्टिन प्रोटीन है, यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन है, तो एक्टिन प्रोटीन सिर्फ पार्शियली अटैच है, मतलब कि मायोसिन प्रोटीन पे हाफ ओवरलैप्ड है, हाफ मायोसिन फ्री है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब जो फ्री वाला पार्ट बच जाता है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड बच गए, तो ये जो फ्री वाला जोन है, इस जोन को बोलते हैं एच जोन। ये कब दिखता है, जब रेस्टिंग स्टेज में। तो हमने देखा कि जो थिक फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट एंड दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। जो ये सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन से ओवरलैपिंग नहीं होती है, और इस जोन को बोलते हैं एच जोन। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इस डायग्राम से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो हम अगले लेक्चर में आगे का कंसेप्ट देखेंगे। रिमेनिंग मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइटेड है और मार्क है, वो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगर मैं लेक्चर के दौरान नहीं भी बताया हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो आपको मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट मार्क किए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो सभी के सभी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आज नहीं तो कल हो सकता है कि पूछे गए हों, या फिर किसी टेस्ट में पूछे गए हों मेरे, या फिर बहुत सारे मैंने टेस्ट लगाए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसी वजह से सारे पॉइंट्स जो है वो हाईलाइटेड और मार्किंग है। आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और जैसा मैंने हाईलाइट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो सेम किया है वही आपका सेम होगा। हो सकता है कि आपके कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रहते हो, तो आप उसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको हर वो पॉइंट हाईलाइट करना है जो आप ज़्यादातर भूलते हो। आप ये सारे पॉइंट्स आसानी से रिकॉल कर सको। इसी वजह से हमें एनसीईआरटी को मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि एग्जाम से पहले हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगला लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, और कंट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है वो एक्टिन होता है, एक्टिन एंड मायोसिन होता है। तो हम पढ़ेंगे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हमें अच्छे से समझ में आएगा। और देन उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि रिलैक्स स्टेज में और कंट्रैक्ट स्टेज में क्या डिफरेंस होती है और कैसे कंट्रैक्शन होता है। उसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम में जाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। एंड लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। ऑल द बेस्ट।